हेलो दोस्तों, स्टोरीज विद साधना में आपका स्वागत है। मैं सुना रही हूँ आपको गुनाहों का देवता, जिसको लिखा है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने। पिछले भाग में आपने देखा था कि कैलाश, जो सुधा के पति हैं, वो चंद्र को एक पत्र लिखते हैं। उसमें बताते हैं कि वो सुधा को लेकर इलाहाबाद आ रहे हैं चंद्र से और गेसू से मिलाने के लिए, और उनको ऑस्ट्रेलिया भी जाना है। चंद्र उन्हें लेने के लिए स्टेशन पर पहुंचता है। वहां सुधा की तबीयत खराब होती है। घर पर आकर कैलाश चंद्र से सुधा की कुछ बातें बताते हैं और सुधा बिल्कुल बदल गई है। और चंद्र जब देखता है तो सुधा उससे बिल्कुल भी बातें नहीं करती है, जबकि चंद्र चाहता है कि वह कुछ तो बोले। इससे आगे, हाय सुधा, अगर तुम जानती होती कि महीनों उद्भ्रांत चंद्र का टूटा और प्यासा मन तुमसे पुराने स्नेह की एक बूंद के लिए तरस उठा है, तो भी क्या तुम इसी दूरी से बातें करती? काश कि तुम समझ पाती कि चंद्र ने अगर तुमसे कुछ भी दूरी निभाई है तो उससे चंद्र खुद कितना बिखर गया है। चंद्र ने अपना देवत्व खो दिया है, अपना सुख खो दिया है, अपने को बर्बाद कर लिया है। और फिर भी चंद्र के बाहर से शांत और सुगठित दिखने वाले हृदय के अंदर तुम्हारे प्यार की कितनी गहरी प्यास धधक रही है। उसके रोम रोम में कितनी जहरीली तृष्णा की बिजलियां कौंध रही हैं। तुमसे अलग होने के बाद अतृप्ति का कितना बड़ा रास्ता उसने आग की लपटों में झुलसते हुए बिताया है। अगर तुम इसे समझ लेती तो तुम चंद्र को एक बार दुलार कर उसके जलते हुए प्राणों पर अमृत की चांदनी बिखेरने के लिए व्यग्र हो उठती। लेकिन सुधा, तुमने अपने ब्रह्म विद्रोह को ही समझा। तुमने उस गंभीर प्यार को समझा ही नहीं जो इस बाहरी विध्वंस के मूल में पयस्विनी की पावन धारा की तरह बहता जा रहा है। सुधा, अगर तुम एक क्षण के लिए इसे समझ लो, एक क्षण भर के लिए चंद्र को पहले की तरह दुलार लो, बहला लो, रूठ लो, मना लो, तो सुधा चंद्र की जलती हुई आत्मा नरक में फिर से अपना गौरव पाले, फिर से अपनी खोई हुई पवित्रता जीत ले, फिर से अपना विस्मृत देवत्व लौटा ले। लेकिन सुधा, तुम बरामदे में खड़ी चुपचाप इस तरह की बातें कर रही हो जैसे चंद्र कोई अपरिचित हो। सुधा, यह क्या हो गया है तुम्हें? चंद्र, बिनती, पम्मी, सभी की जिंदगी में जो भयंकर तूफान आया है, जिसने सभी को झकझोर कर थका डाला है, इसका समाधान सिर्फ तुम्हारे प्यार में था, सिर्फ तुम्हारी आत्मा में था। लेकिन अगर तुमने इनके चरित्रों का अंतर्निहित सत्य न देखकर बाहरी विध्वंस से ही अपना आगे का व्यवहार निश्चित कर लिया, तो कौन इसे इस चक्रवात से खींच निकालेगा? क्या ये अभागे इसी चक्रवात में फंसकर चूर हो जाएंगे सुधा? लेकिन सुधा और कुछ नहीं बोली। चंद्र चल दिया। जाकर लगा जैसे कॉलेज के परीक्षा में जाना भी भारी मालूम दे रहा था। वह जल्दी ही भाग आया। हालांकि सुधा के व्यवहार ने उसका मन जैसे तोड़ सा दिया था, फिर भी न जाने क्यों वह आज सुधा को एक प्रकाश वृत्त बनकर लपेट लेना चाहता था। जब चंद्र लौट आया तो उसने देखा सुधा तो उसी कमरे में है। उसने उसके कमरे के एक कोने में दरी हटा दी है, वहां पानी छिड़क दिया और एक कुश के आसन पर सामने चौकी पर कोई पोथी धरे बैठी है। चौकी पर एक श्वेत वस्त्र बिछाकर धूपदानी रख दी है, जिसमें धूप सुलग रही है। लॉन से शायद कुछ फूल तोड़ लाई थी जो धूपदानी के पास रखे हुए थे। बगल में एक रुद्राक्ष की माला थी, एक श्वेत रेशम की धोती और केवल एक चोला पहने हुए, पल्ले से बाहों तक ढके हुए वह एकाग्र मनोयोग से ग्रंथ का पारायण कर रही थी। धूपदानी से धूम्र रेखाएं मचलती हुई, लहराती हुई उसके कपोलों पर झूलती हुई रूखी सूखी अलकों से उलझ रही थी। उसने नहाकर केश बांधे नहीं थे। चंद्र ने जूते बाहर ही उतार दिए थे और चुपचाप पलंग पर बैठकर सुधा को देखने लगा। सुधा ने सिर्फ एक बार बहुत शांत, बहुत गहरी, आकाश जैसी स्वच्छ निगाहों से चंद्र को देखा और फिर पढ़ने लगी। सुधा के चारों ओर एक विचित्र सा वातावरण था। एक अपार्थिव स्वर्गिक ज्योति के रेशों से बुना हुआ झीना प्रकाश उस छाया पर था। गले में पड़ा हुआ आंचल, पीठ पर बिखरे हुए सुनहले बाल, अपना सब कुछ खोकर विरक्ति में खिन्न
सुहाग पर छाए हुए वैधव्य की तरह सुधा लग रही थी। मांग सोनी थी, माथे पर रोली का एक बड़ा सा टीका था और चेहरे पर स्वर्ग के मुरझाए फूलों की घुलती उदासी, जैसे किसी ने चांदनी पर हर श्रृंगार के पीले फूल छींटे दे दिए हों। थोड़ी देर तक सुधा स्पष्ट स्वरों में पढ़ती रही। उसके बाद उसने पोथी बंद करके रख दी। उसके बाद आंख बंद कर जाने किस अज्ञात देवता को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। फिर उठ खड़ी हुई और फर्श पर चंदर के पास बैठ गई। आंचल कमर में खोस लिया और बिना सिर उठाए बोली, चलो नाश्ता कर लो। यहीं ले आओ, चंदर बोला। सुधा उठी और नाश्ता ले आई। चंदर ने उठाकर एक टुकड़ा मुंह में रख लिया, लेकिन जब सुधा उसी तरह फर्श पर चुपचाप बैठी रही तो चंदर ने कहा, तुम भी खाओ। मैं? वह एक फीकी हंसी हंसकर बोली, मैं खा लूं तो अभी क्या हो जाए। मैं सिवाय नींबू के शरबत और खिचड़ी के अब कुछ नहीं खाती, और वह भी एक वक्त। क्यों? असल में पहले मैंने एक व्रत किया, 15 दिन एक केवल प्रातःकाल खाने का। तब से कुछ ऐसा हो गया है कि शाम को खाते ही मन बिगड़ जाता है। इधर और कई रोग भी हो गए हैं। चंदर का मन रोया। सुधा, तुम चुपचाप इस तरह अपने को मिटाती रही। मान लिया चंदर ने एक खत में तुम्हें लिख ही दिया था कि अब पत्र व्यवहार बंद कर दो, लेकिन क्या तुम अगर पत्र भेजती तो चंदर की हिम्मत थी कि वह उत्तर न देता? अगर तुम समझ पाती कि चंदर के मन में कितना दुख है। चंदर चाहता था कि सुधा की गोद में अपने मन की सभी बातें बिखेर दे, लेकिन सुधा कहे, कुछ शिकायत करे तो चंदर अपनी सफाई दे, लेकिन सुधा तो है कि शिकायत ही नहीं करती, सफाई देने का मौका ही नहीं देती। यह देवत्व की मूर्ति सी पथरीली सुधा, यह चंदर की सुधा तो नहीं। चंदर का मन बहुत भर आया। उसके रुंधे गले से पूछा, सुधा, तुम बहुत बदल गई हो। खैर, और तो जो कुछ है उसने उसने लिए, अब मैं क्या कहूँ। लेकिन अपनी तंदुरुस्ती बिगाड़ कर क्यों तुम मुझे दुख दे रही हो। अब यों भी मेरी जिंदगी में क्या रहा है, लेकिन एक ही संतोष था कि तुम सुखी हो। लेकिन तुमने मुझसे वह सहारा भी छीन लिया। पूजा किसकी करती हो? पूजा कहाँ, पाठ करती हूँ चंदर, गीता का और भागवत का, कभी कभी सूर सागर का। पूजा अब भला किसकी करूंगी? मुझ जैसी अभागिनी की पूजा भला कौन स्वीकार करेगा? तब तक एक वक्त का भोजन क्यों? यह तो प्रायश्चित है चंदर। सुधा ने एक गहरी सांस लेकर कहा। प्रायश्चित? चंदर ने अचरज से कहा। हाँ, प्रायश्चित। सुधा ने अपने पांव के बिछियों को धोती के छोर से रगड़ते हुए कहा। हिंदू ग्रह तो एक ऐसा जाल है जहाँ कैदी को उपवास करके प्राण छोड़ने की इजाजत भी नहीं रहती। अगर धर्म का बहाना ना हो, धर्म के बहाने उपवास करके सुख मिल जाता है। एक क्षण आता है कि आदमी प्यार से विद्रोह कर चुका है। अपने जीवन की प्रेरणा मूर्ति की गोद में बहुत दिन से कुछ निर्वासित रह चुका है। उसका मन पागल हो उठता है फिर से प्यार करने को, बेहद प्यार करने को, अपने मन का दुलार फूलों की तरह बिखरा देने को। आज विद्रोह का तूफान उतर जाने के बाद अपनी उजड़ी हुई जिंदगी में बीमार सुधा को पाकर चंदर का मन तड़प उठा। सुधा की पीठ पर लहराती हुई सूखी अलकें हाथ में ले ली। उन्हें गूंथने का असफल प्रयास करते हुए बोला, सुधा, यह तो सच है कि मैंने तुम्हारे मन को बहुत दुखाया है, लेकिन तुम तो हमारी हर बात को, हमारे हर क्रोध को क्षमा करती हो। इस बात का तुम इतना बुरा मान गई? किस बात का? चंदर, सुधा ने चंदर की ओर देखकर कहा। मैं किस बात का बुरा मान गई? किस बात का प्रायश्चित कर रही हो तुम इस तरह अपने को मिटाकर? प्रायश्चित तो मैं अपनी दुर्बलता का कर रही हूँ चंदर। दुर्बलता? चंदर ने सुधा की अलकों को घटाओं की तरह छिटका कर कहा। दुर्बलता चंदर? तुम्हें ध्यान होगा कि एक दिन हम लोगों ने निश्चय किया था कि हमारे प्यार की कसौटी यह रहेगी चंदर, दूर रहकर भी हम लोग ऊंचे उठेंगे, पवित्र रहेंगे। दूर हो जाने के बाद चंदर, तुम्हारा प्यार तो मुझ में एक दृढ़ आत्मा और विश्वास भरता रहा।
उसी के सहारे मैं अपने जीवन के तूफानों को पार कर ले गई, लेकिन पता नहीं मेरे प्यार में कौन सी दुर्बलता रही कि तुम उसे ग्रहण नहीं कर पाए। मैं तुमसे कुछ नहीं कहती, मगर अपने मन में कितनी कुंठित हूं कि कह नहीं सकती। पता नहीं दूसरा जन्म होता है या नहीं, लेकिन इस जन्म में तुम्हें पाकर तुम्हारे चरणों पर अपने को न चढ़ा पाई, तुम्हें अपने मन की पूजा में यकीन न दिला पाई। इससे बढ़कर और दुर्भाग्य क्या होगा। मैं अपने व्यक्तित्व को कितना ग्रहित, कितना छिछला समझने लगी हूँ चंदर। चंदर ने नाश्ता खिसका दिया, अपनी आंख में छलकते हुए आंसू को छिपाते हुए चुपचाप बैठ गया। नाश्ता कर लो चंदर, इस तरह तुम्हें अपने पास बिठाकर खिलाने का सुख अब कहाँ नसीब होगा। लो। और सुधा ने अपने हाथ से उसे एक नमकीन सेव खिला दिया। चंदर के आंसू भरे सुधा के हाथों पर छू पड़े। छी, यह क्या है चंदर? कुछ नहीं, चंदर ने आंसू पोंछ डाले। इतने में महाराजिन आई और सुधा से बोली, बिटिया रानी, लेव ई नान खटाई हम कलहे से बनाए के रख दिया रहा कि तोके खिलाई बे। अच्छा, हम भी महाराजिन इतने दिन से तुम्हारे हाथ का खाने के लिए तरस गए। तुम चलो हमारे साथ। यहाँ चंदर भैया को कौन देखी। अब बिटिया इन्हू के ब्याह कर देव तो हम चली तोहरे साथ। सुधा हंस पड़ी। चंदर चुपचाप बैठा रहा। महाराजिन खिचड़ी डालने चली गई। सुधा ने चुपचाप नान खटाई को तश्तरी उठाकर एक ओर रख दी। चंदर चुप। अब क्या बात करें। पहले वह दोनों घंटों बातें किया करते थे। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, इस वक्त कोई बात ही नहीं सूझती। पहले जाने कितना वक्त गुजर जाता था, दोनों की बातों का खात्मा ही नहीं होता था। सुधा भी चुप थी। थोड़ी देर बाद चंदर बोला, सुधी, तुम सचमुच पूजा पाठ में विश्वास रखती हो? क्यों, करती तो हूँ चंदर। हाँ, मूर्ति जरूर नहीं पूजती, पर कृष्ण को जरूर पूजती हूँ। अब सभी सहारे टूट गए, तुमने भी मुझे छोड़ दिया। तब मुझे गीता और रामायण में बहुत संतोष मिला। पहले मैं खुद ताज्जुब करती थी कि औरतें इतना पूजा पाठ क्यों करती हैं। फिर मैंने सोचा, हिंदू नारी इतनी असहाय होती है, उसे पति से, पुत्र से, सभी से इतना लांछन, अपमान और तिरस्कार मिलता है कि पूजा पाठ ना हो तो पशु बन जाए। पूजा पाठ ही ने तो हिंदू नारी का चरित्र अभी तक ऊंचा रखा है। मैं तो समझता हूँ यह अपने को भुलावा देना है। मानती हूँ चंदर, लेकिन अगर कोई हिंदू धर्म की इन किताबों को ध्यान से पढ़े तब वह जाने क्या है इनमें, जाने कितनी ताकत देती हैं ये। अभी तक जिंदगी में मन ने ये सोचा है कि पुरुष हो या नारी, सभी के जीवन का एकमात्र संबल विश्वास है, और इन ग्रंथों में सभी संशयों को मिटाकर विश्वास का इतना गहन उपदेश है कि मन पुलक उठता है। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाती चंदर। जब विनती के ब्याह में तुमने मेरा पत्र लौटा दिया तो मैं तड़प उठी। एक अविश्वास मेरी नस नस में गुंथ गया। मैंने समझ लिया कि तुम्हारी सारी बातें झूठी थी। एक जाने कैसी आग मुझे हरदम झुलसाती रहती थी। मेरा स्वभाव बहुत बिगड़ गया था। मुझे हर एक से नफरत हो गई थी, हर एक पर झल्ला उठती थी। किसी बात में मुझे चैन नहीं मिलता था। धीरे धीरे मैंने इन किताबों को पढ़ना शुरू किया। मुझे लगने लगा कि शांति धीरे धीरे मेरी आत्मा पर उतर रही है। मुझे लगा कि यह सब ग्रंथ पुकार पुकार कर कह रहे हैं, संशयात्मा विनश्यति। धीरे धीरे मैं इन बातों को अपने जीवन पर घटाना शुरू किया तो मैंने देखा कि सारी भक्ति की किताबें और उनका दर्शन बड़ा मनोहर रूपक है चंदर। कृष्ण प्यार के देवता हैं, वंशी की ध्वनि विश्वास की पुकार है। धीरे धीरे तुम्हारे प्रति मेरे मन में जगा हुआ अविश्वास मिट गया। मैंने कहा, तुम मुझसे अलग ही कहाँ हो, मैं तो तुम्हारी आत्मा का एक टुकड़ा हूँ जो एक जन्म के लिए अलग हो गई, लेकिन हमेशा तुम्हारे चारों ओर चंद्रमा की तरह चक्कर लगाती रहूंगी। जिस दिन मैंने पढ़ा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः, तो मुझे लगा
कि तुम्हारा खोया हुआ प्यार मुझे पुकार रहा है। मेरी शरण में चले आओ, और सिवा तुम्हारे प्यार के मेरा भगवान और है ही क्या। उसके बाद से चंदन मेरे मन में विश्वास और प्रेम छलक आया, अपने जीवन की परिधि में आने वाले हर व्यक्ति के लिए। सभी मुझे बहुत चाहने लगे, लेकिन चंदर, जब विनती यहाँ से दिल्ली जाते वक्त मेरे साथ गई और उसने सब हाल बताया, तो मुझे कितना दुख हुआ, कितनी ग्लानि हुई। तुम्हारे ऊपर नहीं, अपने ऊपर। बातें भावनात्मक स्तर से उठकर बौद्धिक स्तर पर आ चुकी थीं। चंदर फौरन बोला, सुधा, ग्लानि की तो कोई बात नहीं। कम से कम मैंने जो कुछ भी किया है उस पर मुझे जरा सी भी शर्म नहीं। चंदर के स्वर में एक बार गर्व और कड़वाहट सी आ गई थी। मैंने जो कुछ किया है उसे मैं पाप नहीं मानता। तुम्हारे भगवान ने तुम्हें जो कुछ रास्ता दिखलाया वह तुमने किया। मेरे भगवान ने जो रास्ता मुझे दिखलाया वह मैंने किया। तुम जानती ही हो, मेरी जिंदगी की पवित्रता तुम थी। तुम्हारी भोली निष्पाप सांसें मेरे सभी गुनाह को, मेरी सभी कमजोरियां सुलाती रहीं। जिस दिन तुम मेरी जिंदगी से चली गई, कुछ दिन तक मैंने अपने को संभाला। इसके बाद मेरी आत्मा का कण कण विद्रोह कर उठा। मैंने कहा, स्वर्ग के मालिक, साफ साफ सुनो, तुमने मेरी जिंदगी की पवित्रता को छीन लिया है। मैं तुम्हारे स्वर्ग में वासना की आग धधकार कर उसे नरक से बदतर बना दूंगा। और मैंने होठों के किनारे चुम्बन की लपटें सुलगाने शुरू कर दी। धीरे धीरे महाशमशान के सन्नाटे में करोड़ों वासना की लपटें जहरीली सांपों की तरह फुफकारने लगी। मेरे मन को इसमें बहुत संतोष मिला, बहुत शांति मिली। यहाँ तक कि विनती के लिए मैं अपने मन की सारी कटुता भूल गया। मैं कैसे कह दूं कि यह सब गुनाह था। सुधा, अगर ठीक से देखो, गंभीरता से समझो, तो जो कुछ तुम्हारे लिए मेरे मन में था उसी की प्रतिक्रिया वह है जो मेरे मन में पम्मी के लिए है। तुम्हारा दुलार और पम्मी की वासना दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। पहले अपने पहलू को सही और दूसरे को गलत क्यों कहती हो? देवता की आरती में जलता हुआ दीपक पवित्र है और उससे निकला हुआ धुआं अपवित्र। दीप शिखा नैतिक है और धूम रेखा अनैतिक। ग्लानि किस बात की सुधा? चंदर ने बहुत आवेश में कहा। छी चंदर, तुम मुझे समझे ही नहीं। मैं नैतिक अनैतिक की बात ही नहीं करती। मेरे भगवान ने, मेरे प्यार ने मुझे अब इस दुनिया में पहुंचा दिया है जो नैतिक अनैतिक से उठकर है। तुमने अपने भगवान से विद्रोह किया, लेकिन उन्होंने तुम्हारी बात पर कोई फैसला भी तो दिया होता। वे इतने दयालु हैं कि वे कभी मानव के कार्यों पर फैसला ही नहीं देते। दंड तो दूर की बात है, वे तो केवल आदमी को समझाकर, उसकी कमजोरियां समझकर उसे क्षमा और उसे प्यार देने की बात करते हैं। चंदर, वहां नैतिकता अनैतिकता का प्रश्न ही नहीं उठता। तब यह ग्लानि किस बात की? तुम्हें चंदर ने पूछा। ग्लानि तो मुझे अपने पर थी चंदर। रहा तुम्हारा पम्मी से संबंध, तो मैं विनती की तरह नहीं सोचती। इतना विश्वास रखो, मेरी पाप और पुण्य की तराजू ही दूसरी है। फिर कम से कम अब इतना देखकर सुनकर मैं यह नहीं मानती कि शरीर की प्यास ही पाप है। नहीं चंदर, शरीर की प्यास भी उतनी ही पवित्र और स्वाभाविक है जितनी आत्मा की। आत्मा की पूजा और शरीर की प्यास दोनों अभिन्न है। आत्मा की अभिव्यक्ति शरीर से है, शरीर का संस्कार, शरीर का संतुलन आत्मा से है। जो आत्मा शरीर को अलग कर देता है वही मन के भयंकर तूफानों से उलझकर चूर चूर हो जाता है। चंदर, मैं तुम्हारी आत्मा थी, तुम मेरे शरीर थे। पता नहीं कैसे हम अलग हो गए। तुम्हारे बिना मैं केवल सूक्ष्म आत्मा रह गई। शरीर की प्यास, शरीर की रंगीनियां मेरे लिए अपरिचित हो गईं। पति को शरीर देकर भी मैं संतोष न दे पाई, और मेरे बिना तुम केवल शरीर रह गए। शरीर में डूब गए। पाप का जितना हिस्सा तुम्हारा उतना ही मेरा। पाप की वैतरणी के इस किनारे जब तक तुम तड़पोगे तब तक मैं भी तड़पूंगी। दोनों में से किसी को भी चैन नहीं और कभी चैन नहीं मिलेगा। लेकिन फिर हटाओ इन सब बातों को चंदर।
तुमने व्यर्थ यह बात उठाई। मैं अब करना मैं अब बात करना भूलती जा रही हूँ। मैं तो आई थी तुम्हें देखकर कुछ मन का ताप मिटाने। उठो, खाना खाएं, सुधा बोली। नहीं, मैं चाहता हूँ बातें सुलझ जाएं, सुधा। चंदर ने सुधा के हाथ पर अपना सिर रखकर कहा। मेरी तकलीफ अब बेहद बढ़ती जा रही है, मैं पागल न हो जाऊं। छी, ऐसी बातें नहीं सोचते, उठो। चंदर को उठाकर सुधा बोली। दोनों ने खाना खाया। महाराजिन बड़े दुलार से परसती रही और सुधा से बातें करती रही। खाना खाकर चंदर लेट गया और सोचने लगा, अब क्या सचमुच उसके और सुधा के बीच में कोई इतना भयंकर अंतर आ गया है कि वे पहले जैसे नहीं हो सकते। लगभग 4 बजे वह जागा। उसने देखा उसके पांवों के पास सिर रखकर सुधा सो रही है। पंखे की हवा वहां तक नहीं पहुंचती। वह पसीने से तरबतर हो रही है। चंदर उठा। उसे नींद में ऐसा लगा कि जैसे इधर कुछ हुआ ही नहीं है। सुधा वही है, चंदर वही है। उसने सुधा के पल्ले से सुधा के माथे और गले का पसीना पोंछ दिया और हाथ बढ़ाकर पंखा उसकी ओर घुमा दिया। सुधा ने आंखें खोली, एक अजीब सी निगाह से चंदर की ओर देखा और चंदर के पांव को खींचकर वक्ष से लगाकर फिर आंख बंद कर लेट गई। चंदर ने अपना एक हाथ सुधा के माथे पर रख लिया और वह चुपचाप बैठा सोचने लगा। आज से लगभग साल भर पहले की बात, जब उसने पहले पहल सुधा को कैलाश का चित्र दिखाया था और सुधा रो रो कर उसके पाँव में इसी तरह मुंह छुपाकर सो गई थी। और आज सुधा साल भर में कहाँ से कहाँ पहुंची है। चंदर कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। काश कि कोई उनकी जिंदगी की सिलेट से इस वर्ष भर में खींची हुई मानसिक रेखाओं को मिटा सके, तो कितने सुखी हो जाएं दोनों। चंदर ने सुधा को हिलाया और बोला, सुधा, सो रही हो? नहीं, उठो। नहीं चंदर, पड़ी रहने दो, मुझे तुम्हारे चरणों में। सब कुछ भूलकर एक क्षण के लिए भी सो सकूंगी। मुझे इसका विश्वास नहीं था। सब कुछ छीन लिया है तुमने, एक क्षण की आत्म प्रवंचना क्यों छीनते हो? सुधा ने उसी तरह पड़े हुए जवाब दिया, अरे पगली, उठ। चंदर के मन में जाने कहाँ पर पड़ा हुआ उल्लास फिर से जिंदा हो उठा। उसने सुधा की बाह में जोर से चुटकी काटते हुए कहा, उठती है या नहीं, आलसी कहीं की। सुधा उठकर बैठ गई। क्षण भर चंदर की ओर पथराई हुई निगाह से देखती रही और बोली, चंदर, मैं जाग रही हूँ, तुम्ही ने उठाया है मुझे। चंदर, कहीं सपना तो नहीं है कि फिर टूट जाए? और सुधा सिसक सिसक कर रो पड़ी। चंदर की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद वह बोला, सुधा, कोई जादूगर अगर हम दोनों के मन से यह कांटा निकाल देता तो मैं कितना सुखी होता। लेकिन सुधा, अब मैं तुम्हें दुखी नहीं करूंगा। यह तो तुमने पहले भी कहा था चंदर, लेकिन इधर जाने कैसे हो गए? लगता है तुम्हारे चरित्र में कहीं स्थायित्व तो नहीं, इसी का तो मुझे दुख है चंदर। अब रहेगा सुधा, तुम्हें खोकर, तुम्हारे प्यार को खोकर मैं देख चुका हूँ कि मैं आदमी नहीं रह पाता, जानवर बन जाता हूँ। सुधा, अगर तुम आज से महीनों पहले मिल जाती तो जहर मेरे मन में घुट रहा है वह तुम्हारे सामने व्यक्त करके मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाता। सुधा, यहाँ आओ, चुपचाप लेट जाओ, मैं तुमसे सब कुछ कह डालूं, फिर सब भूल जाऊं। बोलो, सुनोगी? सुधा चुपचाप लेट गई और बोली, चंदर, या तो मत बताओ या फिर सभी स्पष्ट बता दो। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट सुधी, तुमसे कुछ सिपास छुपा सकता हूँ भला? चंदर ने हल्की सी चपत मारकर कहा। आज मन जैसे पागल हो रहा है तुम्हारे चरणों पर बिखर जाने के लिए, जादूगरनी कहीं की। सुधा, पिछले दफे तुमने मुझे बहुत कुछ बताया था कैलाश के बारे में। हाँ, बस उसके बाद से एक अजीब सी अरुचि मैंने मन में तुम्हारे लिए होने लगी थी। मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। तुम्हारे जाने के बाद बर्टी आया। उसने मुझसे कहा कि औरत केवल नई संवेदना, नया स्वाद चाहती है और कुछ भी नहीं। अविवाहित लड़कियां विवाह और विवाहित लड़कियां नए प्रेमी, बस यही उनका चरम लक्ष्य है। लड़कियां शरीर की प्यास के अलावा और कुछ नहीं चाहती। जैसे अराजकता के दिनों में किसी देश में कोई भी चालाक नेता शक्ति छीन लेता है,
वैसे ही मानसिक शून्यता के क्षणों में बल्टी जैसा मेरा दार्शनिक गुरु हो गया। उसके बाद आई पम्मी। उससे मैंने कहा कि क्या आवश्यक है कि पुरुष और नारी के संबंधों में सेक्स हो। उसने कहा हाँ, और यदि नहीं है तो प्लेटोनिक आदर्शवादी प्यार की प्रतिक्रिया सेक्स की ही प्यास में होती है। अब मैं तुम्हें अपने मन का चोर बतला दूं। मैंने सोचा कि तुम भी अपने वैवाहिक जीवन में रम गई हो। शरीर की प्यास ने तुम्हें अपने में डुबो दिया है, और जो अरुचि तुम मेरे सामने व्यक्त करती हो वह केवल दिखावा है। इसीलिए मन ही मन मुझे तुमसे चिढ़ सी हो गई। पता नहीं क्यों यह संस्कार मुझ में दृढ़ सा हो गया, और इसी के पीछे मैं तुम्ही को नहीं, पम्मी को छोड़कर सभी लड़कियों से नफरत सी करने लगा। विनती को मैंने बहुत दुख दिया है। ब्याह में पहले जाने की बहुत दुखी बेकार हो गई। रही पम्मी की बात, तो मैं उस पर इसीलिए खुश था कि उसने बड़ी यथार्थ सी बात कही थी। लेकिन उसने मुझसे कहा कि आदर्शवादी प्यार की प्रतिक्रिया शारीरिक प्यास में होती है। तुमको इसका अपराधी मानकर तुमसे तो नाराज हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर वह मेरा संस्कार, मेरा व्यक्तित्व बदलने लगा। सुधा, पता नहीं तुम्हारे जीवन में प्रतिक्रिया के रूप में शारीरिक प्यास जागी या नहीं, पर मेरे मन के गुनाह तो तूफान की तरह लहरा उठे। लेकिन तुमसे एक बात नहीं छुपाऊंगा, वह यह कि ऐसे भी क्षण आए जब पम्मी के समर्पण ने मेरे मन की सारी कटुता को धो दिया। बोलो, तुम कुछ तो बोलो सुधा। तुम कहते चलो चंदर, मैं सुन रही हूँ। हाँ, लेकिन उस दिन गेसु आई। उसने मुझे फिर पुराने दिनों की याद दिला दी, और फिर जैसे पम्मी के लिए आकर्षण उखड़ सा गया। अच्छा सुधा, एक बात बताओ, तुम यह मानती हो कि कभी कभी एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति की भावनाओं की अनुभूति होने लगती है? क्या मतलब? मेरा मतलब, जैसे मुझे गेसु की बातों में उस दिन ऐसा लगा जैसे तुम बोल रही हो। और दूसरी बात तो मैं बताऊं, तुम्हारे पीछे बिनती रही मेरे पास। सारे अंधेरे में वही एक रोशनी थी, बड़ी क्षीण, टिमटिमाती हुई, सारहीन सी। बल्कि मुझे तो लगता था वह रोशन ही इसलिए थी कि उसमें तुम्हारी रोशनी थी। मुझे कुछ दिन बिनती को बहुत प्यार किया। मुझे ऐसा लगता था कि अभी तक तुम मेरे सामने थी, अब तुम उसके माध्यम से आती हो। लगता था जैसे कि वह एक व्यक्तित्व तो नहीं है, तुम्हारे व्यक्तित्व का ही अंश है। उस लड़की में जिस अंश तक तुम थी, वह अंश बार बार मेरे मन में रस उभार देता था। क्यों सुधा, मन की यह भी कैसी अजीब सी गति है। सुधा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, भागवत में एक जगह टीका में हमने पढ़ा था चंदर, कि जिसको भगवान बहुत प्यार करते हैं उसमें उनकी अंश अभिव्यक्ति होती है। बहुत बड़ा वैज्ञानिक संत है यह। मैं विनती को बहुत प्यार करती हूँ चंदर। समझ गया मैं। चंदर बोला, अब मैं समझा मेरे मन में इतने गुनाह कहाँ से आए। तुमने मुझे प्यार किया है, वही तुम्हारे व्यक्तित्व के गुनाह मेरे व्यक्तित्व में उतर आए हैं। सुधा खिलखिलाकर हंस पड़ी। चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोली, इसी तरह हंसते बोलते रहते हो तो क्या हाल होता? मनमौजी हो, जब चाहो खुश हो गए, जब चाहो नाराज हो गए। उसके बाद वह उठी और बाहर से एक तश्तरी में कुछ फल काट कर लाई। चंदर ने देखा, आम। अरे आम, अभी से आम कहाँ आ गए? कौन लाया? लखनऊ उतरी थी, वहां से तुम्हारे लिए लेती आई। चंदन ने एक आम की फांक उठाकर खाई और किसी पुरानी घटना की याद दिलाने के लिए आंचल से हाथ पोंछ दिए। सुधा हंस पड़ी और बड़ी दुलार भरी ताड़ना के स्वर में बोली, बोलो, अब तो दिमाग नहीं बिगाड़ोगे अपना? कभी नहीं सुधी, लेकिन पम्मी का क्या होगा? पम्मी से मैं संबंध नहीं तोड़ सकता, व्यवहार चाहे जितना सीमित कर दूं। मैं कब कहती हूँ? मैं तुम्हें कहीं से कभी बांधना ही नहीं चाहती। जानती हूँ अगर चाहूँ भी तो कभी अपने मन के बाहुपाश ढीले करके तुम्हें चिर मुक्ति तो मैं न दे पाऊंगी। तो भला बंधन ही क्यों बांधूं? पम्मी शाम को आएगी शायद। दरवाजा खटका और गेसू ने प्रवेश किया। आकर दौड़कर सुधा से लिपट गई। चंदर उठकर चला आया। चले कहाँ भाईजान, बैठिए ना, नहा लूं तब आता हूँ।
चंदर चल दिया। वह इतना खुश था कि बाथरूम में खूब गाता रहा और नहा चुकने के बाद उसे ख्याल आया कि उसने बनियान उतारी ही नहीं थी। नहाकर कपड़े बदलकर वह आया तब भी गुनगुना रहा था। कमरे में आया तब देखा गेसु अकेली बैठी है। सुधा कहाँ गई? चंदन ने नाचते हुए स्वर में कहा। गई है शरबत बनाने, गेसु ने चुन्नी से सिर ढकते हुए कहा और पांवों को सलवार से ढकते हुए। चंदर इधर उधर बॉक्स में रूमाल ढूंढने लगा। आज बड़े खुश हैं चंदर भाई, कोई खोई हुई चीज मिल गई है क्या? अरे मैं बहन हूँ, कुछ इनाम ही दे दीजिए, गेसु ने चुटकी ली। इनाम की क्या बात, कहो तो वह चीज ही तुम्हें दे दूं। हाँ, कैलाश बाबू के दिल से पूछिए, गेसु बोली। उनके दिल से तुम ही बात कर सकती हो। गेसु ने झेंपकर मुंह फेर लिया। सुधा हाथ में 2 गिलास ले आई। लो गेसु पियो। एक गिलास गेसु को देकर बोली, चंदर लो, तुम पियो ना। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी, बर्फ मुझे नुकसान करेगी, सुधा ने चुपचाप कहा। चंदर को याद आ गया था, पहले सुधा चिढ़ चिढ़ कर अपने आप चाय शरबत पी जाती थी और आज। क्या ढूंढ रहे हो चंदर? सुधा बोली। रूमाल, कोई मिल ही नहीं रहा। साल भर में रूमाल खो दिए होंगे तुमने। मैं तो तुम्हारी आदत जानती हूँ, आज कपड़ा ला दो, कल सुबह रूमाल सी तुम्हारे लिए। और उठकर उसने कैलाश के बक्स से एक रूमाल निकाल कर दे दिया। उसके बाद चंदर बाजार गया और कैलाश के लिए तथा सुधा के लिए कुछ कपड़े खरीद लाया। इसके साथ ही कुछ नमकीन जो सुधा को पसंद था, पेठा, एक तरबूज, एक बोतल गुलाब का शरबत, एक सुंदर सा पेन और जाने क्या क्या खरीद लाया। सुधा ने देखकर कहा, पापा नहीं है, फिर भी लगता है मैं मायके आई हूँ। लेकिन वह कुछ खा पी नहीं सकी। चंदर खाना खाकर लॉन में बैठ गया। वहीं उसने अपनी चारपाई डलवा ली। सुधा के बिस्तर छत पर लगे थे, लेकिन पास महाराजिन सोने वाली थी। सुधा एक तश्तरी में तरबूज काट कर ले आई और कुर्सी डालकर चंदर भी चारपाई के पास बैठ गया। चंदर तरबूज खाता रहा। थोड़ी देर बाद सुधा बोली, चंदर, विनती के बारे में तुम्हारी क्या राय है? राय? राय क्या होती है? बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे तो अच्छी ही है, चंदर ने छेड़ा। अरे, मुझसे अच्छी तो दुनिया है, लेकिन एक बात पूछें? बहुत गंभीर बात है। क्या? तुम विनती से ब्याह कर लो। विनती से? कुछ दिमाग तो नहीं खराब हो गया है तुम्हारा? नहीं, इस बारे में पहले पहल ये बोले कि चंदर से विनती का ब्याह क्यों नहीं करती, तो मैंने चुपचाप पापा से पूछा। पापा बिल्कुल राजी हैं, लेकिन बोले मुझसे कि तुम ही कहो चंदर से, कर लो चंदर, बुआ जी अब दखल नहीं देंगी। चंदर हंस पड़ा। अच्छी खुरापातें तुम्हारे दिमाग में उठती हैं। याद है एक बार और तुमने ब्याह के लिए कहा था? सुधा के मुंह से एक हल्का निश्वास निकल पड़ा। हाँ याद है। खैर तब की बात दूसरी थी, अब तो तुम्हें कर लेना चाहिए। नहीं सुधा, शादी तो मुझे नहीं ही करनी है। तुम कह क्यों रही हो? तुम मेरे विनती के संबंधों को कुछ गलत तो नहीं समझ रही हो? नहीं, जो लेकिन यह जानती हूँ कि विनती तुम पर अंधश्रद्धा रखती है। उससे अच्छी लड़की तुम्हें मिलेगी नहीं। कम से कम जिंदगी तुम्हारी व्यवस्थित हो जाएगी। चंदर हंसा। मेरी जिंदगी शादी से नहीं, प्यार से सुधरेगी सुधा। कोई ऐसी लड़की ढूंढ दो जो तुम्हारे जैसी हो और प्यार करे, तो मैं भी समझूं कि तुमने कुछ किया है मेरे लिए। शादी वादी बेकार है। और कोई बात करनी है या नहीं? नहीं चंदर, शादी तो तुम्हें करनी ही होगी। अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगी। विनती से न करो तो दूसरी लड़की ढूंढूंगी, लेकिन शादी करनी होगी और मेरी पसंद से करनी होगी। चंदर एक उपेक्षा की हंसी हंसकर रह गया। सुधा उठ खड़ी हुई। क्यों, जल्दी? हाँ, अब नींद आ रही होगी तुम्हें, सो। चंदर ने रोका नहीं। उसने सोचा था सुधा बैठेगी, जाने कितनी बातें करेंगी। वह सुधा से सबका हाल सब पूछेगा, लेकिन सुधा तो जाने कैसी तटस्थ, निरपेक्ष और अपने में सीमित सी हो गई है। कुछ भी समझ में नहीं आता। उसने चंदर से सब कुछ जान लिया, लेकिन चंदर के सामने उसने अपने मन को कहीं जाहिर ही नहीं होने दिया। सुधा उससे पास होकर भी जाने कितनी दूर थी। सरोवर में डूबकर पंछी प्यासा था। करीब घंटा भर बाद सुधा दूध का गिलास लेकर आई।
चंदर को नींद आ गई थी। वह चंदर के सिरहाने बैठ गई। चंदर, सो गए क्या? क्यों? चंदर घबरा कर उठ बैठा। लो, दूध पी लो, सुधा बोली। दूध हम नहीं पिएंगे। पी लो, देखो बर्फ और शरबत मिला दिया है, पीकर तो देखो। नहीं, हम नहीं पिएंगे। अब जाओ, हमें नींद लग रही है। चंदर गुस्सा था। पी लो मेरे राज दुलारे, चमक रहे चांद सितारे। सुधा ने लोरी गाते हुए चंदर को अपनी गोद में खींचकर बच्चों की तरह गिलास चंदर के मुंह से लगा दिया। चंदर ने चुपचाप दूध पी लिया। सुधा ने गिलास नीचे रखकर कहा, वाह, ऐसे में तो मैं नीलू को दूध पिलाती हूँ। नीलू कौन? अरे, मेरा भतीजा, शंकर बाबू का लड़का। अच्छा चंदर, तुमने पंखा तो छत पर लगा दिया है, तुम कैसे सोओगे? मुझे नींद आ जाएगी। चंदर फिर लेट गया। सुधा उठी नहीं। वह दूसरी पार्टी से हाथ टेककर चंदर के वक्ष के आर पार फूलों के धनुष सी झुककर बैठ गई। एकादशी का स्निग्ध पवित्र चंद्रमा आसमान की नीली लहरों पर अधखिले बेल के फूल की तरह कांप रहा था। दूध में नहाए हुए झोंके चांदनी से आंख मिचोली कर रहे थे। चंदर आंखें बंद करे पड़ा था और उसकी पलकों पर, उसके माथे पर, उसके होठों पर चांदी की पंखुड़ियां बरस रही थी। सुधा ने चंदर का कॉलर ठीक किया और बड़े ही मधुर स्वर में पूछा, चंदर, नींद आ रही है? नहीं, नींद उचट गई। चंदर ने आंख खोलकर कहा। एकादशी का पवित्र चंद्रमा आकाश में था और पूजा से अभिषिक्त एकादशी की उदास चांदनी उसके वक्ष पर झुकी बैठी थी। जैसे पवित्रता और अमृत का चंपई बादल उसके प्राणों में लिपट गया है। उसने करवट बदलकर कहा, सुधा, जिंदगी का एक पहलू खत्म हुआ, दर्द की एक मंजिल खत्म हो गई, थकान भी दूर हो गई, लेकिन अब आगे का रास्ता समझ नहीं आता। क्या करूं? करना बहुत है चंदर। अंदर की बुराई से लड़ लिए, अब बाहर की बुराई से लड़ो। मेरा तो सपना था कि तुम बड़े आदमी बनोगे। अपने बारे में तो जो कुछ सोचा था वह सब नसीब ने तोड़ दिया। अब तुम ही को देखकर कुछ संतोष मिलता है। तुम जितने ऊंचे बनोगे उतना ही चैन मिलेगा, वरना मैं तो नरक में भुन रही हूँ। सुधा, तुम्हारी इसी बात से मेरी सारी हिम्मत टूट जाती है, सारा बल टूट जाता है। अगर तुम अपने परिवार में सुखी होती तो मेरा भी साहस बंधा रहता। तुम्हारा यह हाल, तुम्हारी यह स्वास्थ्य, यह असमय वैराग्य और पूजा, यह घुटन देखकर लगता है क्या करूं, किसके लिए करूं? मैं भी क्या करूं चंदर? मैं यह जानती हूँ कि अब ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन इस बात पर मुझे और भी दुख होता है। मैं इन्हें संतुलित नहीं कर पाती और उनकी खुलकर उपेक्षा भी नहीं कर पाती। यह अजब सा नरक है मेरा जीवन भी। लेकिन यह जरूर है चंदर कि तुम्हें ऊंचा देखकर मैं यह नरक भी भोग ले जाऊंगी। तुम दिल छोटा मत करो, एक ही जिंदगी की तो बात है, उसके बाद। लेकिन मैं तो पुनर्जन्म में विश्वास ही नहीं करता। तब तो और भी अच्छा है। इसी जन्म में जो सुख दे सकते हो दे लो, जितना ऊंचा उठ सकते हो उठ लो। तुम जो रास्ता बताओ वह मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं सोचता हूँ अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठूं, लेकिन मेरे साथ एक शर्त है, तुम्हारा प्यार मेरे साथ रहे। तो वह अलग कब रहा चंदर? तुम्ही ने जब चाहा मुंह फेर लिया, लेकिन अब नहीं। काश कि तुम एक क्षण का भी अनुभव कर पाते कि तुमसे दूर वहां वासना के कीचड़ में फंसी हुई मैं कितनी व्याकुल, कितनी व्यथित हूँ। तो तुम ऐसा कभी न करते। मेरे जीवन में जो कुछ अपूर्णता रह गई है चंदर, उसकी पूर्णता, उसकी सिद्धि तुम ही हो। तुम ही मेरे जन्म जन्मांतर की शांति की सौगंध हो। तुम अब इस तरह न करना, वरना बस ब्याह कर लो, दृढ़ता से ऊंचाई की ओर चलो। ब्याह के अलावा तुम्हारी सब बातें स्वीकार हैं, लेकिन फिर भी तुम अपना प्यार वापस लोगी कभी? कभी नहीं। और हम कभी नाराज भी हो जाएं तो बुरा नहीं मानोगी? नहीं। और हम कभी फिसले तो तुम तटस्थ होकर नहीं बैठोगी, बल्कि बिना डरे हुए मुझे खींच लाओगी उस दलदल से। यह कठिन है चंदर, आखिर मेरे भी बंधन है, लेकिन खैर। अच्छा यह बताओ, तुम दिल्ली कब आओगे? अब दिल्ली तो दशहरे में आऊँगा, गर्मियों में यहीं रहूँगा, लेकिन हो सका तो लौटने के बाद शाहजहाँपुर आऊँगा। सुधा चुपचाप बैठी रही। चंदर भी चुपचाप लेटा रहा।
थोड़ी देर बाद चंदन ने सुधा की हथेली अपने हाथ पर रख ली और आंखें बंद कर ली। जब वह सो गया तो सुधा ने धीरे धीरे हाथ उठाया, खड़ी हो गई। थोड़ी देर पलक उसे देखती रही और धीरे धीरे चली आई। दूसरे दिन सुधा ने आकर चंदर को जगाया। चंदर उठ बैठा तो सुधा बोली, जल्दी से नहा लो, आज तुम्हारे साथ पूजा करेंगे। चंदर उठ बैठा, नहा धोकर आया तो सुधा ने चौकी के सामने 2 आसन बिछा रखे थे। चौकी पर धूप सुलग रही थी और फूल गमक रहे थे, ढेर के ढेर बेलें और अगस्त के फूल। चंदर को बिठाकर सुधा बैठी। उसने फिर वही वेश धारण किया था, रेशम की धोती और रेशम का एक अंतरवासक। गीले बाल पीठ पर लहरा रहे थे। लेकिन मैं बैठा बैठा क्या करूंगा, उसने पूछा। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपना काम करती रही। थोड़ी देर बाद उसने भागवत खोली और बड़े मधुर स्वरों में गोपिका गीत पढ़ती रही। चंदर संस्कृत नहीं समझता था, पूजा में विश्वास नहीं करता था, लेकिन वह क्षण जाने कैसा लग रहा था। चंदर की सांस में धूप की पावन सौरभ के डोरे से गुथ गए थे। उसके घुटनों पे रह रहकर सद्य स्नाता सुधा के भीगे केशों से गीले मोती चूपड़ते थे। कृशकाय उदास और पवित्र सुधा की पूजा के प्रसाद जैसे मधुर स्वर में श्रीमद् भागवत के श्लोक उसकी आत्मा को अमृत से धो रहे थे। लगता था जैसे इस पूजा के श्रद्धान्वित वेला में उसके जीवन भर की भूलें, कमजोरियां, गुनाह सभी धुलता जा रहा था। जब सुधा ने भागवत बंद करके रख दिया तो पता नहीं क्यों चंदन ने प्रणाम कर लिया। भागवत को या भागवत की पुजारिन को यह नहीं मालूम। थोड़ी देर बाद सुधा ने पूजा की थाली उठाई और उसने चंदर के माथे पर रोली लगा दी। अरे मैं? हाँ तुम, और कौन? मेरे तो दूसरा न कोई, सुधा बोली और ढेर के ढेर फूल चंदर के चरणों पर चढ़ाकर झुक कर चंदर के चरणों को प्रणाम कर लिया। चंदर ने घबराकर पैर खींच लिए। मैं इस योग्य नहीं हूँ सुधा, क्यों लज्जित कर रही हो? सुधा कुछ नहीं बोली, अपने आंचल से एक छलकता हुआ आंसू पोंछकर नाश्ता लाने चली गई। जब वह यूनिवर्सिटी से लौटा तो देखा सुधा मशीन रखे कुछ सिल रही है। चंदन ने कपड़े बदलकर पूछा, कहो क्या सिल रही हो? रूमाल और बनियाइन। कैसे काम चलता था तुम्हारा? न संदूक में एक भी रूमाल है, न एक भी बनियाइन। लापरवाही की भी हद है, तभी कहती हूँ ब्याह कर लो। हाँ, किसी दर्जी लड़की से ब्याह करवा दो। चंदर खाट पर बैठ गया और सुधा मशीन पर बैठी बैठी सिलती रही। थोड़ी देर बाद सहसा उसने मशीन रोक दी और एकदम से घबरा कर उठी। यह क्या हुआ सुधा, क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। वह उठी और खाट पर बेहोश सी पड़ गई। चंदर दौड़कर पंखा उठा लाया और झलने लगा। डॉक्टर बुला लाऊं? नहीं, अभी ठीक हो जाऊंगी, उबकाई आ रही है। सुधा उठी। जाओ मत, मैं पीकदान उठा लाता हूँ। चंदन ने पीकदान उठाकर रख दिया और सुधा की पीठ सहलाने लगा। फिर सुधा हांफती सी लेट गई। चंदर दौड़कर इलायची और पानी ले आया। सुधा ने इलायची खाई और फिर पड़ी रही। उसके माथे पर पसीना छलक आया। अब कैसी तबीयत है सुधा? बहुत दर्द है अंग अंग में, मशीन चलाना नुकसान कर गया, सुधा ने बहुत क्षीण स्वरों में कहा। जाऊं किसी डॉक्टर को बुला लाऊं? बेकार है चंदर, मैं तो लखनऊ में दिखा आई। इस रोग का क्या इलाज है? यह तो जिंदगी भर का अभिशाप है। क्या बीमारी बताई है तुम्हें? कुछ नहीं। बताओ ना। क्या बताऊं चंदर? सुधा ने बड़ी कातिर निगाहों से चंदर की ओर देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। बुरी तरह से सकने लगी। सुधा चुपचाप पड़ी कराती रही। चंदर ने अटैची में से दवा निकाल कर दी। कॉलेज नहीं गया। 2 घंटे बाद सुधा कुछ ठीक हुई। उसने एक गहरी सांस ली और तकिए के सहारे उठकर बैठ गई। चंदर ने और कई तकिए बिछा पीछे रख दिए। 2 ही घंटे में सुधा का चेहरा पीला पड़ गया। चंदर चुपचाप उदास बैठा रहा। उस दिन सुधा ने खाना नहीं खाया, सिर्फ फल लिए। दोपहर को 2 बजे भयंकर लू में कैलाश वापस आया और आते ही चंदर से पूछा, सुधा की तबीयत तो ठीक रही? यह जानकर कि सुबह खराब हो गई थी, वह कपड़े उतारने के पहले सुधा के कमरे में गया और अपने हाथ से दवा देकर फिर कपड़े बदलकर सुधा के कमरे में जाकर सो गया। बहुत थका मालूम पड़ता था। चंदर आकर अपने कमरे में कॉपियां जांचता रहा। शाम को कामिनी, प्रभा तथा कई लड़कियां जिन्हें गेसू ने खबर दे दी थी आईं और सुधा और कैलाश को घेरे रहीं।
चंदर उनकी खातिर तवज्जो में लगा रहा। रात को कैलाश ने अपनी छत पर बुला लिया और चंदर के भविष्य के कार्यक्रम में बात करता रहा। जब कैलाश को नींद आने लगी तब वह उठकर लॉन पर लौट गया और लेट गया। बहुत देर तक उसे नींद नहीं आई। वह सुधा की तकलीफों के बारे में सोचता रहा। उधर सुधा बहुत देर तक करवटें बदलती रही। यह 2 दिन सपनों की तरह बीत गए। कल वह फिर चली जाएगी, चंदर से दूर, न जाने कब तक के लिए। सुबह से ही सुधा जैसे बुझ गई थी। कल तक उसे उसमें उल्लास वापस आ गया था। वह जैसे कैलाश की छान ही ग्रस्त कर लिया था। चंदर के कॉलेज का आखिरी दिन था। चंदर कैलाश को ले गया, अपने मित्रों से, प्रोफेसरों से उसका परिचय करा लाया। एक प्रोफेसर जिनकी आदत थी कि वे कांग्रेस सरकार के संबंधित हर व्यक्ति को दावत जरूर देते थे, उन्होंने कैलाश को भी दावत दी क्योंकि वह सांस्कृतिक मिशन में जा रहा था। वापस जाने के लिए रात की गाड़ी तय रही। हफ्ते भर बाद ही कैलाश को जाना था, अतः वह ज्यादा नहीं रुक सकता था। दोपहर का खाना दोनों ने साथ खाया। सुधा महाराजिन का लिहाज करती थी, अतः वह कैलाश के साथ खाना खाने नहीं बैठी। निश्चय हुआ कि अभी से सामान बांध लिया जाए ताकि पार्टी के बाद सीधे स्टेशन जा सकें। जब सुधा ने चंदर के लाए हुए कपड़े कैलाश को दिखाए तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कपड़े रख लिए और चंदर से जाकर बोला, अब जब तुमने लेने देने का व्यवहार ही निभाया है तो यह बता दो, तुम बड़े हो या छोटे? क्यों? चंदर ने पूछा। इसीलिए कि बड़े हो तो पैर छूकर जाऊं और छोटे हो तो रुपया देकर जाऊं, कैलाश बोला। चंदर हंस पड़ा। घर में दोपहर से ही उदासी छा गई। न चंदर दोपहर को सोया, न कैलाश और न सुधा। शाम की पार्टी में सब लोग गए। वहां से लौटकर आए तो सुधा को लगा कि उसका मन अभी डूब जाएगा। उसे शादी में भी जाना इतना नहीं अख रहा था जितना आज अखर रहा था। मोटर पर सामान रखा जा रहा था तो वह खंबे के टिककर खड़ी रो रही थी। महाराजन एक कटोरी में खाने का सामान बांध रही थी। कैलाश ने देखा तो बोला, क्यों रो रही हो? छोड़ जाएं तुम्हें यहीं, चंदर संभालेगा। सुधा ने आंसू पोंछकर आंखों से डांटा, महाराजन सुन रही हैं कि नहीं? मोटर तक पहुंचते पहुंचते सुधा फूट फूट कर रो पड़ी और महाराजन उसे गले लगाकर आंसू पोंछने लगी। फिर बोले, रोवो न बिटिया, अब छोटे बाबू का ब्याह कर दे, 2-3 महीना आयके रह जाओ, तुहार सांस छोड़ के ही नहीं। सुधा ने जब कुछ जवाब नहीं दिया और 5 रुपए का नोट महाराजन के हाथ में थमाकर आ बैठी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई थी। सेकंड क्लास में चंदर ने इन लोगों का बिस्तर लगवा दिया, सीट रिजर्व करवा दी। गाड़ी छूटने में भी घंटा भर देर थी। सुधा की आंखों में विचित्र सा भाव था। कल तक की दृढ़ता, तेज उल्लास बुझ गया था। अजब सी कातरता आ गई थी। वह चुप बैठी थी। चंदर से जब नहीं देखा गया तो वह उठकर प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। कैलाश भी उतर गया। दोनों बातें करने लगे। सहसा कैलाश ने चंदर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हाँ यार, एक बात बहुत जरूरी थी। क्या? इन्होंने तुमसे विनती के बारे में कुछ कहा? कहा था तो तुमने क्या सोचा? मैं शादी वादी नहीं करूंगा। यह सब आदर्शवाद मुझे अच्छा नहीं लगा। और फिर उससे शादी करके सच पूछो तो बहुत बड़ी बात करोगे तुम। उस घटना के बाद अब ब्राह्मणों में तो वरों से मिलने से रहा। और ये कह रही थी कि वह तुम्हें मानती भी बहुत है। हाँ, लेकिन इसके मतलब यह नहीं कि मैं शादी कर लूँ। मुझे बहुत कुछ करना है। अरे जाओ यार, तुम सिवा बातों के कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है, चंदर ने बात टाल दी, वह शादी तो नहीं ही करेगा। थोड़ी देर बाद चंदर ने पूछा, इन्हें दिल्ली कब भेजोगे? अभी तो जिस दिन मैं जाऊंगा उस दिन ये दिल्ली मेरे साथ जाएंगी, लेकिन दूसरे दिन शाहजहाँपुर लौट जाएंगी। क्यों? अभी माँ बहुत बिगड़ी हुई हैं, वह इन्हें आने थोड़ी ही देती हैं। वो तो लखनऊ के बहाने में इन्हें बुला लाया। तुम शंकर भैया से कभी जिक्र मत करना। अब दिल्ली तो इसीलिए चली जाएं कि मैं 2-3 महीने बाद लौटूंगा। फिर शायद सितंबर अक्टूबर में ये 3-4 महीने के लिए दिल्ली जाएंगी। यू नो शी इज कैरिड। हाँ, अच्छा। हाँ, यही तो बात है, पहला मौका है। दोनों लौटकर कंपार्टमेंट में बैठ गए। सुधा बोली, तो सितंबर में आओगे ना चंदर? हाँ हाँ, जरूर से। फिर उस वक्त कोई बहाना न बना देना। जरूर आऊंगा। कैलाश उतरकर कुछ लेने गया तो सुधा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछकर झुककर चंदर के पांव छू लिए और रोकर बोली, चंदर,
अब बहुत टूट चुकी हूँ, अब हाथ न खींच लेना। उसका गला रुंध गया। चंदर ने सुधा के हाथों को अपने हाथ में ले लिया और कुछ भी नहीं बोला। सुधा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, चंदर चुप क्यों हो? अब तो नफरत नहीं करोगे? मैं बहुत अभागी हूँ देवता, तुमने क्या बनाया था और क्या हो गई? देखो, अब चिट्ठी लिखते रहना, नहीं तो सहारा टूट जाता है। और फिर वह रो पड़ी। कैलाश कुछ किताबें और पत्रिकाएं खरीद कर वापस आया। दोनों बैठकर बातें करते रहे। यह निश्चय हुआ कि जब कैलाश लौटेगा तो बजाय बंबई से सीधे दिल्ली जाने के वह प्रयाग से होता हुआ जाएगा। गाड़ी चली तो कैलाश ने चंदर ने बहुत प्यार से गले लगा लिया। जब तक गाड़ी प्लेटफॉर्म के अंदर रही, सुधा सिर निकाले झांकती रही। प्लेटफॉर्म के बाहर भी पीली चांदनी में सुधा का फहराता हुआ आंचल दिख रहा था। धीरे धीरे वह एक सफेद बिंदु बनकर अदृश्य हो गया। गाड़ी एक विशाल अर्गज की तरह चांदनी में रेंगती चली जा रही थी। मन में प्यार जब जाग जाता है तो प्यार की किरण बादलों में छिप जाती है। अजब थी चंदर की किस्मत। इस बार तो सुधा गई थी और उसके तन मन को एक गुलाबी नशे में सराबोर कर गई थी। चंदर उदास नहीं था, वह बेहद खुश था। वो खूब घूमता था और गर्मी के बावजूद भी खूब काम करता था। अपने पुराने नोट्स निकाल लिए थे और एक नई किताब की रूपरेखा सोच रहा था। उसे लगता था कि उसका पौरुष, उसकी शक्ति, उसका ओज, उसकी दृढ़ता सभी कुछ लौट आया है। उसे हर दम लगता था कि गुलाबी पांखुरियों की एक छाया उसकी आत्मा को चूमती रहती है। वह जब भी कभी लौटता तो उसे लगता कि सुधा फूलों के धनुष की तरह उसके पलंग के आर पार पार्टी पर हाथ टेके बैठी है। उसे लगता कमरे में अब धूप की सौरभ लहरा रही है और हवाओं में सुधा के मधुर कंठ के श्लोक गूंज रहे हैं। 2 ही दिन में चंदर को लग रहा था कि उसकी जिंदगी में जहाँ जो कुछ टूट फूट गया है वह सब संभल रहा है। वह सब अभाव धीरे धीरे भर रहा है। उसके मन का पूजागृह खंडर हो चुका है। सहसा उस पर जैसे किसी ने आंसू छिड़ककर जीवन ने वरदान से अभिषिक्त कर दिया था। पत्थर के बीच दबकर पिसे हुए पूजा गीत फिर से सस्वर लौट उठे थे। मुरझाए हुए पूजा फूलों की पंखुड़ियों में फिर से रस छलक आया था और रंग चमक उठे थे। धीरे धीरे मंदिर का कंगूरा फिर सितारों से समझौता करने की तैयारी करने लगा था। चंदर की नसों में वेद मंत्रों की पवित्रता और ब्रज की वंशी की मधुराई पलकों में पलकें डालकर नाच उठी थी। सारा काम जैसे वह किसी अदृश्य आत्मा की आज्ञा से करता था। वह आत्मा सिवा सुधा के और भला किसकी थी? वह सुधामय हो रहा था। उसके कदम कदम में, बात बात में, सांस सांस में सुधा का प्यार फिर से लौट आया था। तीसरे दिन बिनती का एक पत्र आया। बिनती ने उसे दिल्ली बुलाया था और मामा जी डॉक्टर शुक्ला भी चाहते थे कि चंदर कुछ दिन के लिए दिल्ली चला आए। तो अच्छा है, चंदर के लिए कुछ कोशिश भी कर रहे थे। उसने लिख दिया कि वह मई के अंत में या जून के प्रारंभ में आएगा और बिनती को बहुत बहुत सा स्नेह। उसने सुधा के आने की बात नहीं लिखी क्योंकि कैलाश ने मना कर दिया था। सुबह चंदर गंगा नहाता, नई पुस्तकें पढ़ता, अपने नोट्स दोहराता, दोपहर को सोता और रेडियो बजाता, शाम को घूमता और सिनेमा देखता, सोते वक्त कविताएं पढ़ता और सुधा के प्यार के बादलों में मुंह छिपाकर सो जाता। जिस दिन कैलाश जाने वाला था उसी दिन उसका एक पत्र आया कि वह सुधा और दिल्ली आ गए हैं। शंकर भैया और नीलू से पहुंचाने बम्बई जाएंगे। चंदर सुधा के अलावा जाने का जिक्र किसी को भी न लिखे। यह उसके और चंदर के बीच की बात थी। खत के नीचे कुछ लाइनें थीं। चंदर, राम राम। तुमने मुझे जो साड़ी दी थी वह क्या अपनी भाभी श्रीमती के नाप की थी? वह मेरे घुटनों तक आती थी। बूढ़ी होकर घिस जाऊंगी तो उसे पहना करूंगी। अच्छा, स्नेह। और जो तुमसे कह आई हूँ उन बातों का ध्यान रहेगा ना? मेरी तंदुरुस्ती ठीक है। इधर मैंने गांधी जी की आत्मकथा पढ़नी शुरू की है। तुम्हारी सुधा। और हाँ, लाला जी मिठाई खिलाओ। दिल्ली में बहुत खबर है कि शरणार्थी विभाग के प्रयाग के एक प्रोफेसर आने वाले हैं। कैलाश तो अब बम्बई चल दिया होगा। बम्बई के पते से उसने एक बधाई का सा तार भेज दिया था और सुधा को एयरमेल से उसने एक खत भेजा जिसमें उसने बहुत सी मिठाइयों का चित्र बना दिया था। लेकिन सब पेशोपेश में पड़ गया।
दिल्ली जाएं या ना जाएं, वह अपने अंतर्मन से सरकारी नौकरी का विरोधी था। उसे तत्कालीन भारतीय सरकार और ब्रिटिश सरकार में ज्यादा अंतर नहीं लगता था। फिर हर दृष्टिकोण से वह समाजवादियों के अधिक समीप था और अब वह सुधा से वायदा कर चुका था कि वह काम करेगा, ऊंचा बनेगा, प्रसिद्ध होगा। लेकिन पद स्वीकार कर ऊंचा बनना उसके चरित्र के विरुद्ध था। किंतु डॉक्टर शुक्ला कोशिश कर रहे थे चंद्र केंद्रीय सरकार के किसी ऊंचे पद पर आ जाए। यह उनका सपना था। चंद्र को कॉलेज की स्वच्छंद और ढीली नौकरी पसंद थी। अंत में उसने यह सोचा कि पहले नौकरी स्वीकार कर लेगा, बाद में फिर कॉलेज चला आएगा। एक दिन रात को जब वह बिजली बुझाकर किताब बंद कर सीने पर रखकर सितारों को देख रहा था और सोच रहा था कि अब सुधा दिल्ली लौट गई होगी। अगर दिल्ली रह गया तो बंगले में किसे टिकाया जाएगा। इतने में किसी व्यक्ति ने फाटक खोलकर बंगले में प्रवेश किया। उसे ताज्जुब हुआ, इतनी रात को कौन आ सकता है, और वह भी साइकिल लेकर। उसने बिजली जला दी। तार वाला था। साइकिल खड़ी कर तार वाला लॉन पर चला गया और तार दे दिया। दस्तखत करके उसने लिफाफा फाड़ा। तार डॉक्टर साहब का था। लिखा था कि अगली ट्रेन से फौरन चले आओ। स्टेशन पर सरकारी कार होगी सलेटी रंग की। उसके मन ने फौरन कहा, चंदर, हो गए तुम केंद्र में। उसकी आंखों से नींद गायब हो गई। वह उठा। अगली ट्रेन सुबह 3 बजे जाती थी। 11 बजे थे, अभी 4 घंटे थे। उसने एक अटैची में कुछ अच्छे से अच्छे सूट रखे, किताबें रखी और माली को सहीज कर चल दिया। मोटर को स्टेशन से वापस लाने की दिक्कत होती। ड्राइवर अब था नहीं, अतः नौकर को अटैची देकर पैदल चल दिया। राह में सिनेमा से लौटता हुआ रिक्शा मिल गया। चंदन ने सेकंड क्लास का टिकट लिया और ठाठ से चला। कानपुर में उसने सादी चाय पी और इटावा में रेस्तरां में बार में जाकर खाना खाया। उसके बगल में मारवाड़ी दंपति बैठे थे जो सेकंड क्लास का किराया खर्च करके प्रायश्चित स्वरूप 1 आने की पकौड़ी और 2 आने की दाल मोठ से उदरपूर्ति कर रहे थे। हाथरस स्टेशन पर एक मजेदार घटना घटी। हाथरस में छोटी और बड़ी लाइनें क्रॉस करती हैं। छोटी लाइन ऊपर पुल पर खड़ी होती है। स्टेशन के पास जब ट्रेन धीमी हुई तो सेठ जी सो रहे थे। सेठानी ने बाहर झांक कर देखा और निस्संकोच उनके पृथुल उदर पर एक प्रहार करके कहा, हाँ देखो, रेलगाड़ी के सिर पर रेलगाड़ी। सेठ एकदम चौंक कर जागे और उछल कर बोले, बाप रे बाप, उलट गई रेलगाड़ी। जल्दी सामान उतार। गए राम, ये तो जंगल है, कहते थे जेवर न ले चल। चंदर खिलखिलाकर हंस पड़ा। सेठ जी ने परिस्थिति समझी और चुपचाप बैठ गए। चंदर करवट बदलकर फिर पढ़ने लगा। इतने में ऊपर की गाड़ी से उतरकर कोई औरत हाथ में गठरी लिए आई और अंदर ज्यों ही घुसी कि मारवाड़ी बोला, बुढ़ी, यह सेकंड क्लास है। होई, सेकंड थर्ड तो सब गोविंद की माया है बच्चा। चंदर का मुंह दूसरी ओर था, लेकिन उसने सोचा, गोविंद जी की माया का वर्णन और विश्लेषण करते हुए रेल के डिब्बों के वर्गीकरण को भी मायाजाल बताना शायद भागवतकार की दिव्य दृष्टि से संभव होगा। लेकिन यह भी मारवाड़ी कोई सुधा तो था नहीं, वैष्णव साहित्य और गोविंद जी की माया का भक्त होता। जब उसने कहा, गार्ड साहब को बुलाऊं, तो बुढ़िया गरज उठी, बस बस चल हुआ से, गार्ड का तोर दमाद लगत है जौन बुलाई है, मोट का कद्दू। चंदर हंस पड़ा, कम से कम गाली की नवीनता पर। उसकी बात पर। गाड़ी उस समय ब्रज क्षेत्र में थी। वहां यह अवधि का सफल वक्ता कौन है? उसने घूम कर देखा। एक बुढ़िया थी, सिर मुड़ाए। उसने कहीं देखा है इसे। कहाँ जाओगी माई? कानपुर जावे, लेकिन यह गाड़ी तो दिल्ली जाएगी। तुहू बोलियो टुप्प से, हम ऐसे धमकावे में नहीं आवत, ई कानपुर जाइए। उसने हाथ नचाकर चंदर से कहा, और फिर जाने क्यों रुक गई और चंदर की ओर देखने लगी। फिर बोली, अरे चंदर बेटवा, कहाँ से आवत हो तू? ओ बुआ जी हैं। सिर मुड़ा लिया तो पहचान में नहीं आती। चंदर ने फौरन उठकर पांव छुए। बुआ जी वृंदावन से आ रही थीं। वह बैठ गईं और बोली, ओ निटिनिया मर गई कि अबहिन है? कौन? ओही बिनती। मरेगी क्यों भैया? सुकुल तो हमार कुल डुबोए दिन, लेकिन जैसे ऊ हमरी बिटिया के मड़वा तरे ते उठाए लिहिन, वैसे भगवान चाही तो
उन्हों की लड़की से समझी। चंदर कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद खुद बड़बड़ाती हुई बुआ जी बोली, अब हमें का करे को है। हम सब मोह माया त्याग दिया, लेकिन हमरे त्याग में कुछो समर्थ है तो सुकुल को बदला मिली है। कानपुर की गाड़ी आई तो चंदर खुद उन्हें बिठा लाया। विचित्र थी बुआ जी। बेचारी कभी समझ ही नहीं पाई कि विनती को उठाकर डॉक्टर साहब ने उपकार किया या अपकार। और मजा तो यह है कि एक ही वाक्य के पूर्वार्ध में माया मोह से विरक्ति की घोषणा और उत्तरार्ध में दुर्वासा का शाप। हिंदुस्तान के सिवा ऐसे नमूने कहीं मिलने मुश्किल हैं। इतने में चंदर की गाड़ी ने सीटी दी। वह भागा। बुआ जी ने चंद्र का ख्याल छोड़कर अपने बगल के मुसाफिर से लड़ना शुरू कर दिया। वह दिल्ली पहुंचा। 2-3 साल पहले भी वह दिल्ली आया था, लेकिन अब दिल्ली स्टेशन की चहल पहल ही दूसरी थी। गाड़ी घंटाभर लेट थी। 9 बज चुके थे। अगर मोटर न मिली तो इतनी मशहूर सड़क पर डॉक्टर साहब का बंगला था कि चंदर को विशेष दिक्कत न होती। लेकिन ज्यों ही वो प्लेटफॉर्म से बाहर निकला तो उसने देखा कि जहां मरकरी की बड़ी सर्च लाइट लगी है, ठीक उसी के नीचे सलेटी रंग की शानदार कार खड़ी थी, जिसके आगे पीछे क्राउन लगा था और सामने तिरंगा। आगे लाल वर्दी पहने एक खानसामा बैठा है और पीछे एक सिख ड्राइवर खड़ा है। चंद्र का सूट चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन इस शान के लायक तो नहीं था। फिर भी वह बड़े रौब से गया और ड्राइवर से बोला, यह किसकी मोटर है? सरकारी गड्डी है जी। सिख ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। क्या यह डॉक्टर शुक्ला ने भेजी है? जी हाँ हुजूर। एकदम उसका स्वर बदल गया। आप ही उनके लड़के हैं चंदर बहादुर साहब? उसने उतरकर सलाम किया। दरवाजा खोला। चंदर बैठ गया। कुली को एक अटैची के लिए एक अठन्नी दी। मोटर उड़ चली। चंदर बहुत उदार विचारों का था, लेकिन आज तक वह डॉक्टर साहब की 19वीं वाली सदी वाली पुरानी कार पर ही चढ़ा था। इस राजमुकुट और राष्ट्रीय ध्वज से सुशोभित मोटर पर खानसामे के साथ चढ़ने का उसका पहला ही मौका था। उसे लगा जैसे इस समय तिरंगे का गौरव और महान ब्रिटिश साम्राज्य के इस क्राउन का शासन दम्भ उसके मन को उड़ाए लिए जा रहा था। चंदर तनकर बैठा, लेकिन थोड़ी देर बाद स्वयं अपने मन पर हंसी आ गई। फिर वह सोचने लगा, जिन लोगों के साथ हाथ में आज शासन सत्ता है, मोटरों और खानसामों ने उनके हृदयों को इस तरह बदल दिया है कि वे भी तो बेचारे आदमी हैं, इतने दिनों से प्रभुता के प्यासे। बेकार हम लोग उन्हें गाली देते रहते हैं। फिर चंदर ने उन लोगों का ख्याल करके हंस पड़ा। दिल्ली में इलाहाबाद की अपेक्षा कम गर्मी थी। कार एक बंगले के अंदर मुड़ी और पोर्टिको में रुक गई। बंगला नए सादे अमेरिकन ढंग का बना हुआ था। खानसामे ने उतरकर दरवाजा खोला। चंदर उतर पड़ा। ड्राइवर ने हॉर्न बजा दिया। दरवाजा खुला और बिनती निकली। उसका मुंह सूखा हुआ था, बाल अस्त व्यस्त थे और आंखें जैसे रो रो कर सूज गई थीं। चंदर का दिल धक से हो गया। राह भर के सुनहरे सपने टूट गए। क्या बात है बिनती, अच्छी तो हो? चंदर ने पूछा। आओ चंदर, बिनती ने कहा और जाते ही दरवाजा बंद कर लिया और चंदर की बाह पकड़कर सिसक सिसक कर रो पड़ी। चंदर घबरा गया। क्या बात है, बताओ ना। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? अंदर हैं। तब क्या हुआ? तुम इतनी दुखी क्यों हो? चंदर ने बिनती के सिर पर हाथ रखकर पूछा। उसे लगा जैसे इस समस्त वातावरण पर किसी बड़े भयानक मृत्युदूत के पंखों की काली छाया है। क्या बात है, बताती क्यों नहीं? बिनती बड़ी मुश्किल से बोली, दीदी, सुधा दीदी। चंदर को लगा जैसे उस पर बिजली टूट पड़ी। क्या हुआ सुधा को? बिनती कुछ नहीं बोली। उसे ऊपर ले गई और कमरे के पास जाकर बोली, दीदी उसी में है दीदी। कमरे के अंदर की रोशनी उदास, फीकी और बीमार थी। एक नर्स सफेद पोशाक पहने पलंग के सिरहाने खड़ी थी और कुर्सी पर सिर झुकाए डॉक्टर साहब बैठे थे। पलंग पर चादर ओढ़े सुधा पड़ी थी। नर्स सामने थी, अतः सुधा का चेहरा नहीं दिखाई पड़ा। चंदर के भीतर पांव रखते ही नर्स ने कहा, आंख के इशारे से बाहर जाइए। चंदर ठिठक कर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब ने देखा, वे भी उठकर चले आए। दोस्तों, इस भाग को यहीं ख़त्म करते हैं। इसके आगे दूसरे भाग में इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। आपको मेरी आवाज़ में कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।